एक बार में आपको डबल बार स्किल देने को मिला, दो एक्सपीरियंस आपके हो गए। मैंने 3 बार दिया है। 3 बार। मैंने सोचा था कि घर में बता दूं, पर मैंने किसी को नहीं बताया। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जब मैं भी तैयारी करता था तो उस टाइम पे मेरा क्या मानना था कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हो ना किसी भी सिंगल स्टेज, जैसे मान लो आपका यहाँ पे सीबीटी में सेलेक्ट हो गए और आपने हर जगह बता दिया, ढिंडोरा पीट दिया, तो हो सकता है कि स्किल में बाहर हो जाओ। ये मेरा भी ये परसेप्शन रहा हाँ, है। ये था बस। तो मेरा भी हाँ, ये अब रहा। मैं घर में एक बार तो झूठ बोल दे कि मैं कोई सा और एग्जाम देने जा रहा हूँ, पूरे दिन बाहर था। अब हाँ। दूसरी बात नहीं बोल। अब सेम सिचुएशन, फिर 10 मार्च को एग्जाम रख दिया इन्होंने। हाँ। फिर तैयारी करी एग्जाम, फिर अच्छा गया, चलो ठीक है, दोबारा फिर हो गया। उसके बाद फिर थर्ड। कैंसिल हो गया। कितनी बार झूठ बोलेंगे घर वाले, कब तक बोलेंगे। सही बात है। और मतलब कोई बात नहीं, जैसे जैसे बात छिपाई मैंने। फिर हमारा 26 अप्रैल को दोबारा हुआ। हम्म। इस बार हमारा 26 अप्रैल को हुआ, तो उसमें था कि चलो अब तो सब कुछ ठीक है, स्टॉक्स भी ठीक आए थे उसमें, तो अब चलो अब तो सही हो ही जाएगा। हम्म। उसके बाद फिर आया, अभी रिजल्ट आया, जब स्किल को हो गया क्वालिफाई, जब रिजल्ट आ गया तब मैंने घर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय, और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिकेत चौधरी। जी हाँ, अभी इनका हाल ही में सिलेक्शन एसएससी स्टेनो 2022 के थ्रू हुआ है। तो सबसे पहले अनिकेत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे कि आप आए, और आपका जो अभी तक का जर्नी रहा है वो आप सभी से शेयर करेंगे तो उनको भी एक मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं मिलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू फॉर सर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल, की जैसे मैं आपको और अपनी तरह जितने भी एस्पिरेंट है, जितने भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि होता है ना, दुविधा रहती है कि हमारा होगा, हम्म। हमारा नहीं होगा। कल परसों तक हमारा भी था कि एग्जाम भी दे दिया, स्किल भी हो गया, 3 बार स्किल दिया बल्कि। सही बात है। अभी होगा नहीं होगा, पहली बार दे के आया, उसके बाद होगा तब भी कोई कंफर्म नहीं। अभी है कि परसों के बाद है कि हो गया। मतलब एक बार में आपको डबल बार स्किल देने को मिला, दो एक्सपीरियंस मैंने आपके हो गए। 3 बार दिया है। 3 बार। काम मेरा एक बार क्रैक और स्किल मैंने 3 बार दिया है। 3 बार दिया है। सही बात है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि इनका अभी हाल ही में जो सिलेक्शन है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में इनका हुआ है, सीबीआईसी में हुआ है। तो अभी आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अभी आपका जर्नी पूरा स्टार्टिंग से रहा। स्टेनो किसने बताया क्या सीखना, और ये स्ट्रीम कैसे आपने चुनी? मेरे फादर साहब सीआरपीएफ में, वो गवर्नमेंट हम्म। सेक्टर में ही है पहले से। हम्म। तो जब 12th हो गई, उसके बाद कोई ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे मेरे। हम्म। ओपन से मैंने भरा। हम्म। ओपन से भरने के बाद फिर ये था कि अब क्या करें। हम्म। तो पापा ने बोला कि तू एक काम कर, स्टेनोग्राफी कर, लेकिन उन्हें उन्हें पता था कि स्टेनोग्राफर क्या होता है, अच्छा। लेकिन हमें नहीं पता अभी उस चीज का। ओके। पापा ने बताया, मैंने इंक्वायरी की, फिर मैंने ज्वाइन की 2019 में। हम्म। 1 साल में रहा घर पे, मुझे नहीं पता क्या करना है, फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया। ओके। और मेरा मैथ्स पहले से ही बहुत वीक था, जब ओके। 12th में जैसे तैसे पास हुआ मैथ्स में। मेरा मैथ्स भी इतना अच्छा नहीं तो था। वो ये एक अलग स्ट्रीम आपके लिए, और मतलब चॉइस के हिसाब से और ज़्यादा बन गई, क्योंकि मैथ इसमें नहीं था। हाँ, इसमें मैथ्स था ही, और इंग्लिश मेरी ठीक है। हाँ। इंग्लिश मेरी ठीक है। मैंने 2019 में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट की। मैंने पहले स्टेनो सीखना स्टार्ट किया, उसने बोला कि स्टेनो मेन होता है इसमें, हम्म। और एग्जाम तो निकल जाता है। तो मैं इस वहम में था कि एग्जाम तो निकल जाएगा, स्टेनो कर लेते हैं बस। हम्म। मैंने 2019 में ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद 1 साल मैंने की, मैं स्पीड में आया, तो तभी 2020 में लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया। ओके। 1 साल में स्पीड में आ गया था, फिर कोरोना आ गया। हम्म। उसके बाद 1.5 साल तक तो सब बंद था। हम्म। 1.5 साल बंद होने के बाद फिर तो सब स्टैंड हो गया, कोई पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, सब छूट गया, बिल्कुल जीरो हो गए। 2000 जब कोरोना हटा, लॉकडाउन खुला, फिर हमने दोबारा ज्वाइन करी कोचिंग। उसके बाद एक बार फिर से लग गया लॉकडाउन, तो दोबारा 2 झटके तो ऐसे लग गए। अरे। फिर जब ये देखा ना कि जॉब क्राइसिस कितना है लॉकडाउन में, हाँ। और कोरोना और जॉब, क्योंकि मेरे मेरे फादर साहब भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, हम्म। तो उनकी जॉब बची हुई थी क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर में है। हम्म। वहां से और ज्यादा हो गया कि अब तो बस सरकारी ही चाहिए और स्टेनोग्राफर चाहिए, क्योंकि उसमें मैथ भी नहीं। तो फिर वहां से लगा प्रिपरेशन करने। तो शुरू में थे कि इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश तो निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 12th में भी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो जब पहला एग्जाम दिया मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मेरे उसमें 110 आए। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका कब था? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2019 का, मैंने भरा था वो, अच्छा। मैंने दिया।
तो मेरे मार्क्स आए 110। ओके। इंग्लिश में भी 60 में था, मैं 60 ऐसे कुछ था। तो थोड़ा लगा कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, और मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने यूट्यूब से फिर पढ़ना स्टार्ट किया। मैं कहा चलो इस बार तो कर लेंगे, यूट्यूब से कर ही रहे हैं। तो सेकंड कट ऑफ जो यूआर की थी प्री की, वो 130 गई थी, वो मेरी 122। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बैठी, पापा तो मेरे वहाँ पे पहले ही पोस्ट ही रहते हैं। हाँ। मम्मी को बताया, वहाँ पे घर वालों को सपोर्ट बहुत जरूरी हो जाता है। मम्मी ने मेरे से कुछ नहीं कहा क्यों नहीं हुआ, मेरे से कोई सवाल नहीं पूछा। मम्मी ने बस इतना बोला कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार। तो एक तो वो कोरोना की, कि कोरोना में जॉब गई, फिर दूसरा अटेम्प्ट हो गया कि फेल हो गया। इस चीज ने भर दिया अंदर से कि अब तो चाहिए। 2022 वाला जो ये भरा था, जो नवंबर में एग्जाम हुआ, कि इस बार तो निकालना ही निकालना है। फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, ऑनलाइन कोर्स पूरा किया। पहले 6 से 7 महीने मैंने पूरा कोर्स पूरा किया, साथ साथ मैं स्टेनो भी करता रहा। फिर कोर्स पूरा किया, फिर एग्जाम हुआ, सिलेबस पूरा रिवाइज करके एग्जाम दिया। तो एग्जाम बहुत अच्छा नहीं किया, क्योंकि इस बार का जो है कि एग्जाम थोड़ा हार्ड आया था इस बार। ओके। इस बार फिर एग्जाम फिर डाउट में थे कि पता नहीं होगा। फिर कट ऑफ आई, 9 जनवरी को कट ऑफ आई, और हमें लगा कि 108 पे कट ऑफ है, और मैं सीओटी दोनों के लिए क्वालिफाई। अरे वाह। मैंने सोचा था कि घर में बता दूं, पर मैंने किसी को नहीं बताया। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जब मैं भी तैयारी करता था तो उस टाइम पे मेरा क्या मानना था कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हो ना किसी भी सिंगल स्टेज, जैसे मान लो आपका यहाँ पे सीबीटी में सेलेक्ट हो गए और आपने हर जगह बता दिया, ढिंडोरा पीट दिया, तो हो सकता है कि स्किल में बाहर हो जाओ। ये मेरा भी परसेप्शन रहा है। तो मेरा भी ये रहा है कि कुछ भी करो शांति से करो, जब फाइनल रिजल्ट आ जाए तब सबको होता है कि नहीं यार ऐसा ऐसा हो गया है। हाँ, मैं 9 जनवरी को आया, मैंने सबको बता दिया मैं स्टेनो की तैयारी करने लग गया। उसके बाद हमारा 15 फेब को एग्जाम हुआ स्किल। मेरा फिर भी मेरी स्टेनो काफी अच्छी थी, मतलब A120 पे लिखता था मैं, तो मेरा बढ़िया। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि बहुत हार्ड है, पर हाँ ठीक है, मेरी प्रैक्टिस थी। मैंने अनसीन वगैरह पे, न्यूज़पेपर, तो हमारे जो टीचर पढ़ाते हैं न्यूज़पेपर में बोलते हैं, वो एडिटोरियल सब बोले उन्होंने, तो उस लेवल पे था मैं कि मैं कर लूंगा। फिर पता चला कुछ दिन बाद वो कैंसिल। हाँ। अब मैं एक बार तो झूठ बोल दे कि मैं कोई और एग्जाम देने जा रहा हूँ, पूरे दिन बाहर था। अब दूसरी बात बोल, अब सेम सिचुएशन, फिर 10 मार्च को एग्जाम रख दिया इन्होंने। फिर तैयारी करी, एग्जाम फिर अच्छा गया, चलो ठीक है, दोबारा फिर हो गया। उसके बाद कितनी बार झूठ बोलेंगे घर वाले, कब तक बोलेंगे। सही बात है। और कोई बात नहीं, जैसे जैसे बात छिपाई मैंने। फिर हमारा 26 अप्रैल को दोबारा हुआ। इसकी बार हमारा 26 अप्रैल को हुआ, तो उसमें था कि चलो अब तो सब कुछ ठीक है, स्टॉक्स भी ठीक आए थे उसमें, तो अब चलो अब तो सही हो ही जाएगा। उसके बाद फिर अभी रिजल्ट आया, जब स्किल को हो गया क्वालिफाई, जब रिजल्ट आ गया तब मैंने घर में तब बताया कि मेरा ऐसे ऐसे पहले ही हो गया था और मैं ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वालिफाई हूँ। तो तब फिर वो अलग, वो जो देखा ना कि एकदम की फाइनल हो गया। हाँ, और डबल खुशी उन लोग घर वालों के लिए। घर वाले भी कह रहे तूने पहले क्यों नहीं बताया। तो पहले बता देता, वो रिएक्शन अलग था ना कि अभी तो बाकी है स्टेज। सही बात है। ऐसा है कि इस बार फाइनल हो गया तो स्टेज खत्म हो गई थी, अब तो कुछ होना नहीं। होता क्या है कि पहले बता दो, फिर बाद में नहीं होता है तो आपको और ज्यादा फेस करने में दिक्कत होती है। अब कैसे बताऊं कि मेरा नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ है। और घर वाले क्या होते हैं, वो उनके अंदर क्या रहता है कि एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ जाती है। एक कोई एग्जाम अगर सिंगल स्टेज भी आप क्रैक कर लो ना, फर्स्ट स्टेज भी, तो उनकी उम्मीदें एक बन जाती हैं। क्योंकि मेरा इससे पहले एक BIS का था, मेरा वो क्लियर हुआ था 9 जनवरी को। फिर मेरे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, मेरा वो भी हुआ। अच्छा। मेरा FCI का भी हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी हुआ। हाँ। तो मैंने ये सब तो बताया, पर मैंने SSC स्टेनो का जो मेरा मेन टारगेट था मैंने वो नहीं बताया। अरे वाह। तो इनका क्या रिजल्ट रहा आपका? FCI का फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया। हाँ। उसका सेकंड एग्जाम हुआ हमारा, उसका रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, तो वो भी अभी पेंडिंग में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फर्स्ट एग्जाम निकल गया। सेकंड में ये था कि हिंदी टाइपिंग भी देनी थी उसमें। हाँ, हिंदी टाइपिंग दोनों थी। हाँ, मैंने ड्रॉप कर दिया वो, क्योंकि मुझे पता था कि मार्क्स ठीक है इसमें, SSC में हो जाएगा, तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया। नहीं, सही है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो मेन आपका टारगेट था कि भाई ये वाला जो है बता के नहीं रखना है, इसमें कुछ भी करके फाइनल सिलेक्शन लेना है, उसमें था बस कि यही करना है। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा आपने किया। और एक चीज़ मैं और भी आपसे कहना चाहूँगा कि
जब भी कोई भी व्यक्ति अपनी प्रिपरेशन एकदम साइलेंटली करता है ना, तभी वो अपना रिजल्ट जो है वो बेहतर दे पाता है, क्योंकि तब उसके ऊपर प्रेशर का कोई भी बाउंडेशन नहीं रहती है। कोई भी प्रेशर किसी भी चीज़ का नहीं होता है। ये भी नहीं होता है कि मान लो अगर नेक्स्ट स्टेज नहीं हुआ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घर वालों से नजरें मिला सकूंगा। एक बार रिजल्ट बता दो तो फिर नेक्स्ट स्टेज में नहीं होता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होनी चालू हो जाती है। हाँ, वहां पे ये लगता है कि अब एक एक हो गया, एक नहीं हुआ, अब ये कैसे बताए ये क्यों नहीं हुआ। और जिसकी तैयारी मैं 3 साल से कर रहा हूँ, अगर मैं स्किल में रह जाऊं और वो तो फिर बहुत मतलब बता नहीं पाऊंगा ना घर में। कितना टाइम लगा था आपको स्किल सीखने में? मेरे को स्किल सीखने में पूरा परफेक्ट में वैसे हो गया था 1 साल में, 2020 के कोरोना से पहले था। अच्छा, मतलब स्पीड आ गई थी आपकी। हाँ, स्पीड पे आ गया था, मैं अनसीन लिखता था तो फिर कोरोना आ गया। अक्सर अभी कई सारे स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि जैसे वो बुक वगैरह कंप्लीट करने के बाद जब वो 40 से 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होते हैं, उसके बाद किस तरीके से आपने स्पीड इंक्रीज करी? क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि 40 के ऊपर स्पीड इंक्रीज करके 80, 85, 90 लाना किस तरीके से किया आपने? मैंने पहले कैलाश चंद्र से स्टार्ट किया। तो जैसे मेरे जो टीचर हैं, मैं उन्होंने गाइड किया कि इतनी इतनी बार प्रैक्टिस करनी है, एक ट्रांसक्रिप्शन को इतनी बार लिखना है, इसके इनके वर्ड्स प्रैक्टिस करने हैं। डेली वो सीन बोलते थे, उसमें हम कोशिश करते कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड उनको बना सके। वो अनसीन मैटर था ना, जनरल मैटर, उस पे ज्यादा प्रैक्टिस की है मैंने। ओके। कोई वर्ड छूट गया तो उसको घर पे आके उसको देखना, उसकी 2, 3, 5 लाइन बनाना, जब वो हो जाए तो ऐसे ऐसे एकदम से नहीं बढ़ेगी स्पीड की। 40 से सीधा सी जंप करके ऐसे नहीं बढ़ेगी एकदम। पहले अपना लिखा हुआ पढ़ना पड़ेगा। जब तक अपना लिखा हुआ पढ़ने लगेंगे, उसके बाद धीरे धीरे फिर अनसीन पे आएंगे। अनसीन जब हो जाएगी, उसमें मिस्टेक होंगी, वो मिस्टेक जहां मिस्टेक होती है उन मिस्टेक को पकड़ना है। ओके। इट इज ए फुल स्टॉप, ये सब तो सब लिखते हैं, लेकिन कोई जैसे कॉम्पिटिटिवनेस एकदम से आ गया। अच्छा, बड़ा वर्ड आपका आ गया तो ज्यादा दिक्कत करते हैं बड़े वर्ड। बड़े वर्ड, सही बात है। इनके लिए आउटलाइन एकदम से सोचना, तो ये अनसीन मैटर करो, जनरल पैसे से, उन सब से ऐसे होगा ही। और किस तरीके से अभी रिटर्न का जो आपने बताया कि अभी यूट्यूब वगैरह से क्या किया, क्योंकि स्पेसिफिक जैसा आपने बताया कि पहले आपके मार्क्स 110 है, 122 है, तो आपने किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जब आप फेल हुए? उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपने और ज़्यादा पढ़ी, किन चीज़ों पे मेहनत करी? सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा किस पे फोकस आपने किया? कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर था? मेरा सबसे कमज़ोर सबका ही रहता है, वो था जीके। जीके, ओके। वो सबका ही रहता है। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि कमियां कहाँ है, क्योंकि मैंने यूट्यूब से मैंने पढ़ाई तो ढंग से की थी, लेकिन जो कंटेंट था वो नहीं मिल पाया। ओके। तो मैंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। हाँ। वहां से करने के बाद पूरा इंग्लिश स्पेशल बैच लिया, वो खत्म किया। जहां मैंने एक दिन अपना जो प्रीवियस ईयर था, मैंने उसी को देके देखा। तो मैंने उसको देखा कि इसमें कहाँ मैंने मिस्टेक की थी और कहाँ मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, रीजनिंग हो, जीके हो, जो भी सेक्शन हो। फिर वहां से जो वीक पॉइंट था, जैसे इंग्लिश में वोकैब हो गई, रीजनिंग के कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चन हो गए, सिटी रैंकिंग वाले हो गए, इनको मैंने ज्यादा प्रैक्टिस किया। मतलब जहां मेरी कमी थी मैंने उनको सही किया। ओके। ना कि ये कि जो मेरा वहां पे 100% गया मैं उसी पे बार बार कर रहा हूँ, वो नहीं किया। जहाँ पे मेरे को लगता है कि 30-40% ही मैं कर पाता। वीक पॉइंट पे आपने ज्यादा मेहनत किया, वहाँ पे 100% वहां दिया, जो बाकी को लगता था वो हो जाएंगे, वो मैंने ज्यादा वो फोर्स नहीं किया। मतलब मॉक टेस्ट से आप एनालिसिस करते थे कि अभी और किन किन चीज़ों पे मुझे मेहनत करनी है, और उन पे आप अपना पूरा 100% देते थे। हाँ, जैसे जीके का मॉक टेस्ट दिया, उसमें ये देख लिया जीके में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, या अगर मैंने किए वो गलत हो गया, वो पूरा टॉपिक ही पढ़ लिया। फिर ओके, पूरे टॉपिक को पढ़ लिया ताकि अगली बार कोई यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो तो उसको मैं ना छोड़ू, ना मेरा वो गलत। अच्छा, ये चीज़ आपने अभी जो बताई ना, वो बिल्कुल सही बात है कि होता क्या है कि अगर प्रीवियस ईयर का अगर आप जीके का पैटर्न देखोगे ना, और अगर आप स्पेसिफिक जो टॉपिक्स आपके पूछे गए ना प्रीवियस ईयर में, अगर उन्हीं टॉपिक्स को आप पढ़ोगे तो नेक्स्ट जो भी आप एग्जाम दोगे उनमें आप ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। हाँ, वो टॉपिक ऐसा होता है ना कि अगर इसमें से कहीं भी आएगा, चाहे बाहर से आ जाए वो बात अलग है। हाँ। अगर इसमें से आगे, इसमें से मुझे गलत नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि बाहर से अगर कोई आता है तो सबके लिए वो कॉमन है, सबको नहीं आएगा। जो टॉपिक कॉमन है उसको तो ऐसे करो कि वो छूटे ही ना। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। तो स्पेसिफिक और लोगों को क्या करना चाहिए कि मेन वीक पॉइंट पर ही फोकस करना चाहिए, जिस तरीके से आपने किया। हाँ, हर इंसान को पता था कि हमारी कमी है कहाँ।
सही बात है। लेकिन कभी नहीं करते कि नहीं ये तो टॉपिक हार्ड है, ये हम छोड़ देते, नहीं छोड़ना नहीं है, वो ही एग्जाम में आना है और वही होता है। तो अभी सीबीआईसी आपको मिला, और इसके बाद अभी क्या आपका नेक्स्ट टारगेट है? क्या अभी यहाँ पे अभी रुकोगे कि अभी कुछ और करना हाँ, चाहोगे? रुकना नहीं है। अभी पहले तो है कि अभी दोबारा एग्जाम है 12-13 अक्टूबर को, हाँ, तो तो इस फिर बार वो फोड़ देना है। देना है पूरा। हाँ, वो तो देना है, वो टॉप पोस्ट तो लेनी है, जो ड्रीम पोस्ट होते हैं वो तो लेनी ही लेनी। ओके, तो इस बार तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक अलग होगा कि अभी क्या, एक तो सिलेक्शन हो गया, प्लस कॉन्फिडेंस है कि भाई 2.5 महीने अभी और बचे हुए हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट आने के बाद क्या होता है कि और ज़्यादा मन पढ़ने में लगता है। हाँ, और पढ़ने को आता है कि एक बार कर ले तो हम दोबारा कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं इससे। और बेहतर कर सकते हैं, इस बार जो चाहिए वो मिल सकता है। तो अभी यहीं रुक जाएंगे, एज भी है तो कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, और मेहनत करके आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर इंग्लिश स्टेनो से हो तो आपके लिए बेहतर चांस है। अभी लास्ट टाइम हुआ क्या, मैं बताऊँ आपको। एक स्टूडेंट था, उसके लगभग 154 मार्क्स थे, ठीक है। आप देखोगे 154 में लगभग 4600, मेरे हिसाब से ओपन कैटेगरी के, एक मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 4600 ग्रेड पे में AFSQ था, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का एक वैकेंसी था, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA था। MEA का कट ऑफ गया लगभग 160 के आसपास, 163 था पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, और AFSQ का आई थिंक 155 के करीब था। यहाँ पे कैट का जो वैकेंसी था वो 4600 ग्रेड पे का था, और वो स्पेसिफिक इंग्लिश वालों के लिए था। तो एक स्टूडेंट उसके 154 थे और 152 कट ऑफ गई थी उसकी। तो मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहो तो कैट के लिए आप जा सकते हो, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। अगर आप चाहो तो कैट में एक चीज़ क्या है कि कैट में पोस्टिंग हो सकता है कि आपको नॉर्थ साइड में ही मिल जाए, ऐसा है। क्योंकि सब ये जाते मिले या नॉर्थ मिले, हाँ, सबका वही, और उस चक्कर में सब MEA इलेक्शन कमीशन ये भर देते हैं, वो कट ऑफ नहीं हो पाती, कभी क्लियर। बिल्कुल सही बात है। और इस बार एक्सपेक्टेड है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी आने का 4600 ग्रेड पे, इस बार कंफर्म है। ड्रीम पोस्ट तो इलेक्शन कमीशन ही है, मेरा MEA भी नहीं है, ड्रीम पोस्ट मेरा वही है, इलेक्शन कमीशन। वाकई में अगर पर्सनल, मैं खुद किसी को रिकमेंड करता हूँ, चाहे CGL हो या किसी में भी, इलेक्शन कमीशन मुझे इस वजह से, मुझे भी पर्सनल इस वजह से अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप वहाँ पे बैठते होता क्या है, सबसे पहली चीज़ कि वहाँ पे रह के आप अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। दूसरी चीज़, जब भी इलेक्शन होते हैं तभी ज़्यादातर वर्कलोड जो हो रहता है वो आपका आता है, अदरवाइज इतना ज़्यादा नहीं रहता है। और हर एक तो वर्क थोड़ा सा हो जाता है। हाँ, और पीसफुल जॉब है, बिल्कुल फिट रहते कि इस टाइम से तुम अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता तो चल जाता, और पीसफुल जॉब है, सबसे अच्छी बात ये है। इसीलिए बस है कि इलेक्शन कमीशन हो नेक्स्ट टाइम तो ट्राई करेंगे, तो देखते हैं जो नहीं, तो मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए है कि भाई अभी तो और बेहतर आपको अपनी लाइफ में करना है। 4600 से नीचे तो रुकना नहीं, 4600 नीचे से नहीं रुकेंगे, नेक्स्ट टाइम वही क्योंकि लाइफ आपकी जो स्टार्ट होती है ना, किसी की भी हो, वो होती है 4600 से। मैं आपको एक एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अभी क्या है कि अभी तो आपका फेज है, आप एक एक स्टेप करके चढ़ रहे हो, फिर जैसे ही आप 4600 पा लेते हो ना, उसके बाद आप क्या होते हो कि आप स्टेबल हो जाते हो कि बस यहाँ पे मैं आप खड़ा हो गया, अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, उसके आगे बस अपनी पीसफुल जॉब करेंगे, अपना जो है एंजॉय करना। अभी लास्ट टाइम मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भागवत शर्मा का था, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस लास्ट ईयर मिला, और लास्ट ईयर पता है क्या किया कि 12th रैंक थी। अगर वो चाहते तो लास्ट ईयर भी उनको 4600 मिलता, लेकिन उनको लगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस चूज करके कि होम पोस्टिंग ले लेंगे, चूज किया, गोवा मिला। इसके बाद अभी इस बार चूज किया AFHQ, और अब दिल्ली पोस्टिंग लेंगे। हाँ, इस बार उनका AFHQ है, पिछली बार मिनिस्ट्री ऑफ लिया था। तो कई बार क्या रहता है ना कि आपका माइंड इस तरीके से काम करता है कि आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि नहीं यार ये बेटर है, और फिर फाइनली जाके आप ये सोचते हो कि यार वो पहले अगर हम कर लेते ज़्यादा बेटर होता। वो बस बाद में तो फिर रिग्रेट रह जाता है, हाँ, जो बात हो गया वो रहता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि नहीं यहाँ कि फाइनली अब नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है ना, वो कहीं ना कहीं अभी आपके हाथ में है। हाँ, अभी 2.5 महीने बाद ही एग्जाम है दोबारा। तो अभी एग्जाम के लिए क्या चल रहा है प्रिपरेशन? अभी परसों तक तो मैं वेट में था कि आए, पढ़ाई कर ली नहीं करी, लेकिन परसों के बाद ये हो गया कि अब चलो 2400 तो मिला,
लेकिन जो चाहिए वो बाकी है अभी। तो फिर से एक बार दोबारा स्ट्रेटेजी बना के फिर से करके सारे सब्जेक्ट लेके मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर सब कुछ करके फिर से 2.5 महीने बाद दोबारा बैठेंगे एग्जाम। तो इस बार फोड़ दोगे एग्जाम? कोशिश पूरी है। नहीं, सही होनी भी चाहिए। और हर पर्टिकुलर एस्पिरेंट का ये दिमाग में होना चाहिए कि कुछ भी करके मेरा जो नेक्स्ट जो भी सेशन जो भी आपका चल रहा है उसमें पिछले सेशन से बेहतर करना है। हाँ यही रहे, जैसे मैंने 2019 वाला दिया उसमें 110 थे, फिर 122, इस बार 137, तो इस बार टारगेट रहेगा 160 प्लस कूद जाए इस बार तो ही इस बार, क्योंकि वैकेंसी भी इतनी ज्यादा नहीं आएगी जो जितनी इस बार आई है। नहीं, वैकेंसी मैं आपको बता दूं ग्रेड सी में लगभग 100 के करीब तो इस बार आएंगी 90-100 तो आएंगी, लेकिन जिनका 160 के ऊपर या आसपास मार्क्स होगा ना उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओपन कैटेगरी के लिए एक मैं आपको पैरामीटर वो बता रहा हूँ कि 160 के आसपास या ऊपर अगर रहा ना आराम से हो जाएगा, क्योंकि इस बार पता है क्या 160 के ऊपर अगर आप देखोगे तो एमईए का कोटा 160 है और 34 कैंडिडेट ऐसा है जो सेलेक्ट हुआ है उसके ऊपर। तो मोटा मोटा ये मान लो 160 के ऊपर हो जाने के मतलब आपका अंडर 50 जो आपका रहेगा वो आपका रहने वाला है। उसमें जो डिजायर्ड पोस्ट है वो मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी जिसका 160 के ऊपर है। तो जो आपका टारगेट आपका है ना बिल्कुल सही टारगेट आपका है। और ये मैं बता रहा हूँ कि अभी 160 आप सेट कर रहे हो ना, आपके मार्क्स आगे ज़्यादा आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जब मॉक टेस्ट में आपके अगर इतने मार्क्स आते हैं ना तो एग्जाम में आपके ऑलरेडी बढ़ते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में लास्ट ईयर 6 से 10 नंबर बढ़े थे, 6 से स्टार्ट हुआ था 10 नंबर तक गया था। तो अगर आप उतना करते हो, अगर 6-7 नंबर भी ऊपर बढ़ गए तो फिर वो आपके लिए एक प्लस हो जाता है। हाँ वो तो फ्री के मार्क्स है, फ्री के मार्क्स है एक तरीके से, वो तो बस रैंक बढ़ाएगा हमारी, एक नंबर भी बहुत ऊपर ले जाता है, बहुत बच्चों से ऊपर ले जाता है एक नंबर। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा रहा कि 2022 में आपने सिलेक्शन लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जिस हिसाब से आपका जो बैकग्राउंड था, आपका मैथ कमज़ोर था, उस हिसाब से आपको आगे क्या प्रिपरेशन करनी थी क्या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। आप अगर आपका जो बैकग्राउंड जो मैथ जैसे मान लो आपका कमज़ोर है, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि स्टेनो का। और स्टेनो में भी आपकी वही सारी वैकेंसी लगभग मिलती है जो आपको सीजीएल वगैरह में मिलती है, और सेम ग्रेड पे सेम ग्रेड है, सेम सैलरी है, सब कुछ सेम ही रहता है, बस हमारा स्टेनो कैडर हो गया, उनका सीजीएल हो जाता है उसमें बस। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और अभी आगे क्या आपका प्लान है कि किस तरीके से अभी आप स्किल का प्रिपरेशन अभी कंटिन्यू कर रहे हो या अभी स्किल रिटर्न के बाद आप करोगे? नहीं, दोनों इस बार भी साथ साथ लेके ही चलूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हम एक चीज में लग जाते हैं दूसरा छोड़ देते हैं तो खराब नहीं होती, लेकिन वो चीजें वीक हो जाती हैं। जो एक स्पीड है, जो एक टाइपिंग की भी स्पीड है, जो एक ट्रांसक्राइब करने की स्पीड है, वो चीजें घट जाती है। टाइम मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो अभी जैसे मेरा कोई बाहर नहीं जाता, मैं ऑनलाइन ही ले रहा हूँ क्लासेस, जूम स्टेनो भी, और बाकी कोर्सेज तो मैंने कर रखे हैं, सिर्फ वो रिवीजन करना है और बाकी क्लास ली अपना, फिर पूरे दिन का टाइम टेबल सेट किया, मेरे को इतने घंटे इंग्लिश को देने हैं, इतने रीजनिंग को, जो वीक पॉइंट है उन पे ज्यादा फोकस करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि अभी स्टेनो के नहीं लगा रहा, जैसे सीजीएल हो गया उनका लगा लिया, उसका मैथ्स सेक्शन मतलब अदर एसएससी के एग्जामिनेशन का आप लगा रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही। अब मतलब अदर एसएससी के एग्जामिनेशन का आप लगा रहे हैं ना? हाँ, अदर एग्जामिनेशन। ओके। तो अभी किस तरीके टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं? मतलब कितना टाइम स्किल के लिए दे रहे हैं, कितना टाइम आप सीबीटी एग्जाम के लिए दे रहे हैं, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं? स्किल का मैंने फिक्स करना है कि डेली 2 to 3 आवर्स स्किल के लिए देने हैं, बाकी 6 to 7 आवर्स बाकी, तो टोटल 10 आवर्स का टाइम टेबल लेके चल रहा हूँ। ओके, मतलब 10 आवर्स का आप लेके चल रहे हो, 6 to 7 आपका सीबीटी की तैयारी के लिए जो कि रिटर्न की, और उसके बाद फिर आप 2 से 3 घंटे स्किल के लिए आप दे रहे हो। हाँ, 2 से 3 घंटे स्किल के लिए, तो 9 to 10 आवर्स जाता है, अगर सीरियसली करते हैं तो 9 to 10 आवर्स हो ही जाता है। अच्छा, 9 to 10 आवर्स अभी आप दे रहे हो, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी 2.5 महीने में मिनिमम आपको 9 से 10 घंटे तो आपको देने हैं, अगर आपको फाइनली सिलेक्शन पाना है किसी भी पोस्ट के लिए। को ये भी नहीं कि हमें टाइम घड़ी, लेकिन अब हम टाइम टेबल करेंगे, हम प्रीवियस देना है, लाइव करना है, उस पे वीक है, उसको एक तो इतना टाइम बहुत ही ज्यादा है, स्किल को अगर साथ लेके चलते हैं
ओके, मतलब स्किल को साथ लेके अगर आप चल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको आगे उतना डबल मेहनत नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ साथ लेके चलने में उस टाइम आपको सिर्फ प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी रिटर्न के बाद। हाँ, बस वो यही रहता है कि हमने कंटिन्यू एक कॉन्फिडेंस भी रहती है, हमने साल स्टेनो करी है, एक ही हो जाता है कि हमने स्किल नहीं है तो बात है कि हम कर लेते, तो वो चीज मन में कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है कि प्रैक्टिस करिए तो हम हो जाएगा। ओके ओके ओके। तो अनिकेत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी स्ट्रेटजी शेयर करी, और कहीं ना कहीं बाकी अदर अपनी ड्रीम पोस्ट भी, इवन आपने ड्रीम डिपार्टमेंट भी आपने अभी शेयर किया, जो कहीं ना कहीं बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए भी एक ड्रीम रहता होगा कि भाई मैं इस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हूँ, मुझे इस पर्टिकुलर ग्रेड पे की पोस्ट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चलती हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि जो भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पहले अभी आप प्रिपरेशन करो रिटन की, रिटन पे फोकस करो। इसके बाद फिर आपको जब प्रेफरेंस बढ़ना हो तब आप देखिए कि आपको कौन से डिपार्टमेंट चाहिए, क्या चाहिए। अभी फोकस रखिए रिटर्न का। अभी कुछ तकनीकी टेक्निकल उस रीजन की वजह से अभी अनिकेत जी लॉग आउट हो चुके हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट जो तैयारी करता है, सिलेक्शन पाता है, सबसे पहला उसका जो मोटो होता है वो होता है कि कोई भी पोस्ट पे पहुंच जाना, किसी भी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाना। जैसा अनिकेत जी ने बताया 2022 में सेलेक्ट हुए, 23 में इतनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, 10 घंटे दे रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। जब कोई भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट तैयारी करता है तो वो अपना जितना टाइम हो सकता है पूरा टाइम अपना प्रिपरेशन पे देता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे अपनी ड्रीम पोस्ट या ड्रीम डिपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मुझे मिले। तो ऐसे ही आपको भी प्रिपरेशन करना है। और एंड अभी अनिकेत जी नहीं है, कुछ रीजन की वजह से उनका वो लॉग आउट हो गए। तो सभी स्टूडेंट्स की तरफ से अनिकेत जी मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपने स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रेटजी शेयर करी, किस तरीके से वो प्रिपरेशन करें। बाकी आप अपने फ्यूचर में और भी बेहतर करें, इससे बेहतर आप पोस्ट या डिपार्टमेंट आप चुनें, जो आपका ड्रीम डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं आप पालें। तो इसी के साथ स्टूडेंट बाकी और भी इंटरव्यूज मैं आपको लाता रहूँगा, बस आप प्रिपरेशन करते रहिए। जो भी आपको अपडेट है टाइमली यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। ओके।